हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर हम लोगों ने पिछले टर्म पर क्या क्या देखा था, हम जरा 5 मिनट के अंदर पिछली बात को ताजा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पिछली कंडीशन क्लास में हमने ये कहा था, कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो उसके लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन, हाँ, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक, पूरा होल मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक, मतलब उसमें सिमेट्री एब्सेंस, एसिमेट्री सिमेट्री एब्सेंस मतलब सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, विशेषकर से प्लेन और सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सिमेट्री तो 3 तरह की होती है, प्लेन, सेंटर, एक्सिस, लेकिन हमने फोकस किया था प्लेन और सिमेट्री को। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस आएगा वो मेरे पेपर पे आएगा, मेरे बोर्ड पे सामने दिया जाएगा, मतलब प्लेन में दिया जाएगा। तो जब कोई चीज प्लेन में है तो उसको हम चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री से। अच्छा, जबकि मेरा वास्तविक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर मिलता है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल में, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स में, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन्स लगे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ए बी सी डी। अब ये कार्बन sp3 है, इसका अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल, वास्तव मॉलिक्यूल में 3 डायमेंशनल है, लेकिन हम 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल प्लेन में लाए थे विद द हेल्प ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। और फिशर प्रोजेक्शन की पहचान थी, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम फ्रंट लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी ग्रुप होता है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं बैक लाइन, क्योंकि ये ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, और सेंट्रल कार्बन को इंडिकेट नहीं किया जाता। तो जब कोई मॉलिक्यूल फिशर में है, मतलब प्लेन में है, तो उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री में चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या बताया था कि मॉलिक्यूल को किसी प्लेन के थ्रू काटो, कैसे भी काटो, इक्वल हाफ नहीं होना चाहिए। यदि इक्वल हाफ नहीं हो रहा है तो समझना सिमेट्री एब्सेंस, और जहां सिमेट्री एब्सेंस मतलब एसिमेट्रिक, तो समझो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। ये हमने बताया था एसेंशियल कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन एसेंशियल नहीं है। कायरल कार्बन मतलब वह कार्बन जिसे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है मॉलिक्यूल कायरल हो, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो, मतलब उसमें सिमेट्री एब्सेंस होनी चाहिए, या एक लाइन में कहें प्लेन और सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और फिर हमने कंडीशन दिया था कि जिस मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल होगा, एक कायरल कार्बन होगा, वो मॉलिक्यूल हमेशा एक्टिव होगा। लेकिन जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एक से ज्यादा है, वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। यहां तक कि हमने ऐसे भी एग्जाम्पल क्लास में दिखाए हैं जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है ही नहीं, फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, और उसका वो एग्जाम्पल था एलीन्स। इस एलीन्स में टर्मिनल कार्बन से लगे ग्रुप डिफरेंट है, जबकि इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। दूसरा एग्जांपल हमने दिया था बाइफिनाइल का। बाइफिनाइल जो इस साल आया था नेट में, बाइफिनाइल, इसमें अर्थों पर हमने डिफरेंट ग्रुप लगाया था, नाइट्रो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और टर्मिनल कार्बन पे लगे ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। और हमें इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बताया था कि जब भी बाइफिनाइल का कोई मॉलिक्यूल आ जाए तुम्हारे सामने, अब पूछे एक्टिव है कि नहीं, तो तुम दोनों रिंग को अलग अलग बीच से काटो, दोनों रिंग को अलग अलग बीच से काटो, इक्वल हाफ नहीं होना चाहिए। इस रिंग को बीच से काटो, इक्वल हाफ हो सकता है? नहीं। अच्छा, इसको भी बीच से काटो, इक्वल हाफ हो सकता है? तो मतलब दोनों रिंग हो गई डायसिमेट्रिक, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए दोनों रिंग डायसिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब दोनों रिंग इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हमने पिछले टर्म पे बताई थी। और हमने 2 कायरल का भी एग्जांपल दिया था, एक टार्ट्रिक एसिड, याद है, जिसमें 2 सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन थे। ये टार्ट्रिक एसिड जिसमें 2 सिमिलर एक जैसे
कायरल कार्बन थे और दोनों कार्बन के ग्रुप OH मानो अपोजिट पोल पर है, तो इसको 20 से काटने से इक्वल हाफ। ये फिशर है, ये दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, सेंट्रल कार्बन गायब, ये निशानी है फिशर की। अब इस फिशर प्रोजेक्शन को, मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेन में है, मॉलिक्यूल को प्लेन में लाया गया है तो मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि कार्बन का ये sp3 कार्बन है, sp3 तो बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या होगा? टेट्राहेड्रल। वास्तव में मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल है। इस 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल प्लेन में लाया गया है। क्यों? ताकि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर सके और ये बता सके कि एक्टिव है कि नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए पहले फिशर के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद 20 से काट के देखेंगे क्या इक्वल हाफ होता है। होगा क्या भाग? बोलो। यदि हम रखें मिरर तो इसका इमेज क्या कभी ऐसा होगा? नहीं होगा। मतलब ये लाइन इक्वल हाफ डिवाइड नहीं करती है, तो समझो नहीं कर रहे, सिमेट्री इसमें एब्सेंट है। जब इक्वल हाफ नहीं हो रहा है, समझो सिमेट्री एब्सेंस है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। इसका नाम दिया था डी टार्टरिक एसिड। हाँ, इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। यदि हम रखते हैं मिरर, इसके सामने मिरर रखें तो इसका इमेज ठीक ऐसा बनेगा ना। और इसको उठा के इसको रखें तो सुपरिम्पोज नहीं करेगा, तो कंफर्म दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है। हाँ, उसमें से एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज के प्लेन को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज और दूसरा करेगा एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको बोलेंगे डी टार्टरिक एसिड, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको बोलेंगे एल टार्टरिक एसिड। और इन दोनों को आपस में हमने रिलेट करके कहा था, ये दोनों आपस में क्या है? हाँ, ये दोनों आपस में इनैंशियोमर है। इनैंशियोमर की डिफिनेशन बताई थी, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर पेयर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो लेकिन सुपरिम्पोज ना करे, इनको बोलते इनैंशियोमर। और इनैंशियोमर का पोलैरिमीटर में एंगल ऑफ रोटेशन निकाला जाए तो सेम आएगा कि डिफरेंट? इस इनैंशियोमर का पोलैरिमीटर में ऑप्टिकल रोटेशन बताओ सेम आएगा कि डिफरेंट? वैल्यू सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। यदि रोटेट करता है एक +50 तो दूसरा करेगा -50, रहेगा 50, वैल्यू रहेगी 50, लेकिन एक क्लॉकवाइज प्लस और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज माइनस। अच्छा, इस इनैंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? बोलो। हाँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब सेम, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम। बोलो। अच्छा, इसके बाद एक कंपाउंड दिया था हमने टार्टरिक एसिड का, जिसमें दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप हमने सेम साइड रखा था। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने सेम साइड रखा था फिशर प्रोजेक्शन में, और इसको हम 20 से काटें तो इक्वल हाफ हो जाएगा। यदि हम रखते हैं मिरर तो इसका इमेज कुछ ऐसा ही बनेगा। तो यानी लाइन इस मॉलिक्यूल का 2 इक्वल हाफ कर देती है, तो इस लाइन को कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इस लाइन की वजह से, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से मॉलिक्यूल हो गया सिमेट्रिकल। ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? सिमेट्रिकल। जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल हाँ इनएक्टिव। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसको पोलैरिमीटर में ले जाएंगे तो ये प्लेन पोलराइज के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा, रोटेशन क्या होगा? 0। और ये एल टार्टरिक एसिड, और इसका नाम जो इनएक्टिव है इसका नाम है मीसो टार्टरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मीसो टार्टरिक एसिड। ये एल और मीसो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? बोलो। हाँ, डाइस्टीरियोमर। हाँ, डाइस्टीरियोमर की डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन डाइस्टीरियोमर की, हाँ, ऐसे स्टीरियो आइसोमर, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जिनके ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज ना बने। मतलब इसका इमेज कभी नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें OH अपोजिट साइड है, इसमें OH
सेम साइड है, मतलब ये दोनों आपस में ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज नहीं है। ऐसे केस में इनको कहा जाएगा डाइस्टीरियोमर। और जो डाइस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ एक मिनट, पोलारीमीटर में बताओ रोटेशन क्या होगा, रोटेशन एंगुलर रोटेशन। पोलारीमीटर में इनका एंगल ऑफ रोटेशन सेम कि डिफरेंट? जवाब डिफरेंट। पोलारीमीटर में यदि रोटेट करता है -50 तो ये करेगा 0, एंगल डिफरेंट, 50 0। बात सही है नहीं? अच्छा, इनको फिजिकल प्रॉपर्टी आधार पर डिफरेंशिएट करना चाहे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम कि डिफरेंट? हाँ डिफरेंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अलग। केमिकल प्रॉपर्टी बोलो बोलो, सेम। क्यों सेम? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम। फंक्शन केमिकल प्रॉपर्टी याद कर लो, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पर। जब फंक्शनल ग्रुप सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के डाइपोल पर, उसके ओरिएंटेशन पर। तो जब ग्रुप का ओरिएंटेशन बदलेगा तो डाइपोल तो बदल जाएगा ना, और जहां डाइपोल बदलेगा पोलैरिटी बदलेगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। अब इसमें दोनों सेम साइड है, इसमें दोनों अपोजिट साइड, पता उसमें कैंसिलेशन होगा डाइपोल का? क्या इसमें कैंसिलेशन होगा? नहीं, कैंसिलेशन नहीं होगा। इन दोनों के डाइपोल में फर्क है, तो डाइपोल बदलेगा, पोलैरिटी बदलेगी तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बदल जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। जब कॉपी चेक करो ये पॉइंट लिखवाया है कि नहीं, कि डाइस्ट्रीमर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। लिखवाया है ना, तो आगे बढ़ो। डाइस्ट्रीमर आर दोज स्टीरियोआइसोमर व्हिच डज नॉट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज, they having different angle of rotation, they having different physical property but having same chemical property। बात समझ में आई? लिखा है ना कॉपी में, तो लिख लो, नहीं लिखा है तो लिख लो, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा है। they having different physical property but same chemical property। टाइम से आओ ना, तब डिस्टर्ब ना हो करो किसी को। सब फुल है, तुम कुछ चेयर ले लो। जो बैग निकाल दो, थोड़ा जगह बन जाएगी। जाओ इधर जाओ। हाँ मेरा लिखा सबने, दे हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इस इनएंशियोमर को हम अलग करना चाहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, फ्रैक्शनल फ्रीजिंग मेथड से। क्या अलग कर पाएंगे? बोलो, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी से तो इनको सेपरेट करना आसान नहीं है। लेकिन जो डाइस्ट्रोमर है इनको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगा देंगे, सॉल्युबिलिटी में फर्क है तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड लगा देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर है तो फ्रैक्शनल फ्रीजिंग मेथड लगाएंगे। कहने का मतलब फिजिकल मेथड लगा के इनको अलग कर सकते हैं, लेकिन इनएंशियोमर को नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम अलग करना चाहते हैं इनएंशियोमर को, तो उसके लिए स्पेसिफिक मेथड है। वो क्या है? नोट करो, रिजोल्यूशन ऑफ रस्मिक मिक्सचर। हेडिंग दो, रिजोल्यूशन ऑफ रस्मिक मिक्सचर। रिजोल्यूशन ऑफ रस्मिक मिक्सचर। रस्मिक मिक्सचर DL को हम अलग कर सकते हैं? नहीं, रस्मिक मिक्सचर को आसानी से हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखो सामने, रिजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन। रिजोल्यूशन का मतलब सेपरेशन ऑफ रस्मिक मिक्सचर। रिजोल्यूशन का मतलब सेपरेशन, रस्मिक मिक्सचर मतलब DL का इक्विमोलर मिक्सचर। बताया था रस्मिक मिक्सचर, ये इनएंशियोमर का जो मिक्सचर है DL का, इसे बोलते हैं रस्मिक मिक्सचर। इस मिक्सचर से DL को अलग करना है, रिजॉल्व करना है, सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे? इसके कुछ स्पेशल तरीके हैं। नोट करो, पहला बायोकेमिकल सेपरेशन।
पहला है बायोकेमिकल सेपरेशन। बायोकेमिकल सेपरेशन, ये क्या है? इसके लिए हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, पेनिसिलियम ग्लाइकम, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराएंगे अमोनियम टार्ट्रेट के मिक्सचर में। अमोनियम टार्ट्रेट इसी का सॉल्ट है, नाइट्रिक एसिड का ही सॉल्ट है। ये एसिड है, इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइडेशन कराएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम टार्ट्रेट। उस टार्ट्रेट के मिक्सचर में जिसमें DL दोनों है, हम बैक्टीरिया का ग्रोथ कराएंगे, नाम है पेनिसिलियम ग्लाइकम। ये बैक्टीरिया क्या करेगा? D फॉर्म को खा जाएगा और L फॉर्म को छोड़ देगा। तो D को खा के L को छोड़ दिया तो बताओ ये मिक्सचर एक्टिव हो गया ना। जब L फ्री हो गया तो एक्टिव हो गया, अलग तो हो गया ना। ठीक है, D नहीं मिला, L तो मिला। नोट करो, पेनिसिलियम ग्लाइकम। पेनिसिलियम glycum can used to resolve, penicillium glycum can be used to resolve racemic mixture of ammonium tartrate, racemic mixture of ammonium tartrate by eating D isomer, by eating D isomer, by eating D isomer and left behind L isomer, by eating D isomer and left behind L isomer। D को खाएगा, L को फ्री कर देगा, अलग हो गया ना, एक्टिव तो हो गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? by eating up D isomer and left behind L isomer। तो DL अलग हो गया ना, हमको फ्री L फॉर्म मिल गया, एक्टिव फॉर्म। और देखो दूसरा तरीका है कि इस रस्मिक मिक्सचर को हम कन्वर्ट करते डाइस्ट्रोमर में। ये DL क्या है? इक्विमोलर मिक्सचर, रस्मिक मिक्सचर है। इस रस्मिक मिक्सचर को हम बदलते हैं डाइस्ट्रोमर में। डाइस्ट्रोमर मतलब L के साथ मीसो। पहले क्या था? D के साथ L था, तो हमने D के साथ बना दिया मीसो। तो जब ये डाइस्ट्रोमर बदल जाएगा तो डाइस्ट्रोमर की फिस्टल प्रॉपर्टी अलग होती है। अब हम फिस्टल मेथड लगा के दोनों को अलग नोट करो। देखो, एनेंशियोमर में बी कन्वर्टेड टू डाइस्ट्रोमर, enantiomer may be converted into diastereomer, enantiomer may be converted into diastereomer, which having different physical property, which having different physical property। which having different physical property। तीसरा है अलग करने के लिए कि DL का जो मिक्सचर है, रस्मिक मिक्सचर, इस मिक्सचर को ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में डाल दो। ऐसे मीडियम में डाल दो जो ऑलरेडी पहले से एक्टिव है, तो ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब फिर हम इनको अलग कर सकते हैं। नोट करो, देखो, enantiomer show different physical property, enantiomer show different physical property in optically active medium, enantiomer show different physical property in optically active medium। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम। और चौथा तरीका है, नोट को, बाय मैकेनिकल सेपरेशन, मैकेनिकल सेपरेशन।
मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन, ये चार तरीके से हम DL के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड डायरेक्ट लगा के अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। अब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रस्मिक मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया होगा तो इसको डाल दें ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम में, रस्मिक मिक्सचर केप्ट इनटू ऑप्टिकल एक्टिव मीडियम, डाल दोगे अलग हो जाएगा। दूसरा इसको डाइसोमर बना दो, ये भी आंसर है। और या तो इसको बायोकेमिकल सेपरेशन दे दो, किसी बैक्टीरिया के द्वारा ग्रोथ करा दो, उसमें एक फॉर्म को खा जाएगा दूसरा फॉर्म। और चौथा तरीका है मैकेनिकल सेपरेशन। जो भी ऑप्शन दिया अपना टिक मारना। ये चार तरीके हैं तुम्हारे पास DL को अलग करने का, समझ में आया? लेकिन डायरेक्ट फिजिकल मेथड लगा के हम अलग करना चाहे तो अलग नहीं हो सकता। अच्छा और देखो, अब टार्ट्रिक एसिड के टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हुए? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर टार्ट्रिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ टार्ट्रिक एसिड? तो जवाब है 3, D टार्ट्रिक एसिड, L टार्ट्रिक एसिड और मीसो टार्ट्रिक एसिड। ऑप्टिकल एक्टिव कितने? ऑप्टिकल एक्टिव 2, ऑप्टिकल इनएक्टिव 1, और रस्मिक मिक्सचर 1। DL का एक मिक्सचर तैयार होगा। ये है ना टार्ट्रिक एसिड की बात है। अच्छा मान लो हम इसमें H की जगह R लगा दे, तो मतलब दोनों कायरल कार्बन अब डिफरेंट हो गए। पहले दोनों कायरल कार्बन सेम थे, अब दोनों कायरल कार्बन डिफरेंट है। और जब डिफरेंट है तो ऐसे मॉलिक्यूल कहलाएंगे डाइसिमेट्रिक। जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन डिफरेंट तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के, इस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाएगा डाइसिमेट्रिक। डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के दोनों कायरल कार्बन डिफरेंट होगा। जो ग्रुप इस कार्बन से लगा है वही क्या ग्रुप इस कार्बन से भी लगा है? नहीं, इस कार्बन से HOH एस्टर और ये ग्रुप लगा है, जबकि इस कार्बन से HOH और एसिड लगा है, जबकि देखो इधर एस्टर है, इधर क्या है? एसिड। तो ये दोनों कायरल कार्बन क्या हो गए? डिफरेंट, अलग हो गए। और जब डिफरेंट हो जाएंगे तो ऐसे केस में इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे? जवाब अब बनेंगे 4। कैसे? अब देखो इसको 20 से काटो तो इक्वल हाफ नहीं होगा। हाँ, इसको 20 से काटो इक्वल हाफ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर क्या होगा? हाँ, ऊपर एस्टर है और नीचे एसिड है। ऊपर एस्टर और नीचे एसिड है। अब ये इक्वल हाफ नहीं हो सकता, तो जब नहीं हो सकता तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हुआ? एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक का तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। तब इसका भी मिरर इमेज बनेगा, इसका भी मिरर इमेज बनेगा। तो कंपाउंड कितने देंगे? 1 2 3 और इसका मिरर इमेज 4। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो गए 4। एक्टिव पूछे तो भी 4, इनएक्टिव पूछे 0, रस्मिक मिक्सचर पूछे हाँ 2। रस्मिक मिक्सचर की संख्या एक्टिव का एकदम आधा होता है, बताया था। तो यहां तक हम तुम लोगों को बता चुके हैं। बोलो, बात आगे बढ़ाते हैं हम। तो देखो, जब 2 कायरल कार्बन एक जैसे थे, सिमिलर टाइप के, तो टोटल आइसोमर आया तुम्हारा ऑप्टिकल 3 आया। और जहां तुमने डिफरेंट कर दिया तो कितने हो गए? 4। पता संख्या बदल गई ना। अच्छा एक चीज और, जब दोनों कायरल कार्बन एक जैसे हैं, सिमिलर टाइप के, तो ऐसे केस में ऑप्टिकल आइसोमर की नेमिंग की जाती है DL और मीसो से। DL और जब दोनों कायरल डिफरेंट होते हैं तो इसकी नेमिंग करते हैं एरिथ्रो और थ्रियो से। लेकिन कब एरिथ्रो कब थ्रियो? हाँ, जब सिमिलर ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में सेम साइड हो तो क्या बोलते हैं? एरिथ्रो। और सिमिलर ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में अपोजिट साइड हो क्या बोलेंगे इसको? थ्रियो। ये लाइन लिखवाया था, जब चेक करो कॉपी तो लाइन लिखवाया है ना? नहीं लिखवाया, बताए थे, लिखवाए नहीं थे, नोट कर लो। तो हेडिंग जो हेडिंग एरिथ्रो एंड थ्रियो नॉमेनक्लेचर, एरिथ्रो एंड थ्रियो नॉमेनक्लेचर, बस ये इतना ही, मशीनी है ये।
हेडिंग दो इरिथ्रो एंड थ्रियो नॉमेनक्लेचर। ये इरिथ्रो थ्रियो नॉमेनक्लेचर तब यूज करना है जब दोनों कायरल कार्बन डिफरेंट हो। रुको, इरिथ्रो थ्रियो नॉमेनक्लेचर यूज व्हेन मॉलिक्यूल हैविंग टू डिफरेंट कायरल कार्बन। इरिथ्रो एंड थ्रियो nomenclature used when molecule having different chiral carbon. Erythro and thrio nomenclature. Erythro and thrio nomenclature used when molecule having two different chiral carbon. अब इसी को एक शब्द क्या देते हैं, इसके लिए शब्द होगा डाइसिमेट्रिक। तो दैट इज मॉलिक्यूल इज डाइसिमेट्रिक। मॉलिक्यूल इज डाइसिमेट्रिक। वो मॉलिक्यूल कहलाएगा डाइसिमेट्रिक। आगे लिखो, when similar group are on the same side of Fisher projection. When similar group are on the same side of Fisher projection. When similar group occupy at the same side of Fisher projection, it will call erythro. When similar group are on the same side of Fisher projection, then it will called erythro. Erythro. And when similar group occupy opposite side of Fisher projection, when similar group occupy opposite side of Fisher projection, opposite side of Fisher projection, it will call trio. It will call trio. Trio. ये सामने लिखा है, इसमें दोनों कारण अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक तो है। अब इसकी नेमिंग इरिथ्रो थ्रियो से करनी है। सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड दिख रहा है, अपोजिट साइड तो दे देंगे थ्रियो, और सिमिलर ग्रुप सेम साइड दिख रहा है फिशर प्रोजेक्शन में, तो क्या बोलेंगे, इरिथ्रो। तो हमने ऑप्टिकल आइसोमर में 4 नेमिंग बताई है, डीएल, मीसो और दूसरा इरिथ्रो और थ्रियो। अब मेरे सामने क्या होगा, कोई फिशर प्रोजेक्शन लिखा रहेगा, फिशर प्रोजेक्शन लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन लाइन से दिया रहेगा, एक डीएल रहेगा ऑप्शन, दूसरा मीसो, तीसरा इरिथ्रो, चौथा थ्रियो। हमको टिक मारना है। अब बताओ, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे सब लोग। तो डीएल मीसो पर ऑप्शन पे टिक कब मारना, कब मारेंगे बताओ, जब दोनों कायरल कार्बन सिमिलर होंगे। अच्छा सिमिलर है तो डीएल कब टिक मारेंगे, डीएल पर टिक कब मारेंगे, जब सिमिलर ग्रुप डीएल पर ऑप्शन पर टिक कब मारेंगे, जब सिमिलर ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में, बोलो, सबकी आवाज नहीं आ रही है, अपोजिट साइड। अब मीसो पर टिक कब मारेंगे, जब सिमिलर ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में सेम साइड। और जब दोनों कायरल अलग टाइप के हैं, डिफरेंट तरह के हैं, अलग अलग है, तो वहां डीएल मीसो नहीं चलेगा, उस जगह चलेगा इरिथ्रो और थ्रियो। हाँ, इरिथ्रो कब टिक मारेंगे, हाँ, सिमिलर ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में, और जब अपोजिट साइड रहेगा तो थ्रियो। हमने रिवाइज करा दिया और अभी हम क्वेश्चन देके चेक कर लेते हैं, है ना। इसको नोट करना तो कर लो। हाँ, इसकी जगह नहीं ना, इसका हमने बना दिया मिरर इमेज ना, इसका पेयर ये, इसका पेयर ये,
ये एरिथ्रो, ये सॉरी थ्रियो, और ये हो गया एरिथ्रो। ये जोड़ा है, जैसे डीएल एक जोड़ा है, एरिथ्रो एक जोड़ा है, ये रिलेशन है, रिलेशन। आया समझ में? हाँ बोलो, मिटा रहे? देखो ये 4 क्वेश्चन हमने दे दिया, पहले एक का जवाब दो बस। पर इसको छोड़ो, पहले इसको देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो बस, केवल इसको देख के बताओ। मेरे सामने ये फिशर प्रोजेक्शन है और ऑप्शन दिया है कि दिस फिशर प्रोजेक्शन इज ऑप्शन डीएल, दूसरा मीसो, तीसरा एरिथ्रो और चौथा है थ्रियो। इसको देखो बस, इसको छोड़ दो, पहले एक को बताओ। बोलो। देखो पूरी क्लास की एक आवाज नहीं आ रही है, मतलब सब मेरी बात को एक जैसा नहीं समझ रहे हैं। फिर सुनो, छोड़ो टास्क को, फिर सुनो बात को। जब मेरे दोनों कायरल कार्बन एक जैसे हैं, सिमिलर टाइप के, तो बताओ वहां नेमिंग क्या करेंगे? डीएल या मीसो? डीएल या, अच्छा डीएल का जब सिमिलर ग्रुप, डीएल का जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट, और मीसो का सिमिलर ग्रुप, बात खत्म। और जब दोनों कायरल अलग हैं, डिफरेंट टाइप के, तो उस केस में जो डीएल मीसो नहीं चलेगा। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन एरिथ्रो या थ्रियो है, अब एक पे टिक मारना है। एरिथ्रो कब टिक मारोगे? जब सिमिलर ग्रुप, और थ्रियो कब? इतनी बात को सुना ध्यान से ना, अब इसी बात को सुन के इसको देख के टिक मारो। पर तो डीएल मीसो चलेगा कि एरिथ्रो चलेगा? बोलो। इसमें चलेगा एरिथ्रो थ्रियो, क्योंकि दोनों कायरल डिफरेंट हैं। ध्यान से देखो, इस कार्बन से जो ग्रुप लगा है, क्या वही ग्रुप इस कार्बन से भी लगा है? नहीं ना। तो बताओ दोनों कायरल सेम हुए या डिफरेंट? जब ये डिफरेंट है तो नेमिंग या तो एरिथ्रो या तो थ्रियो। अब बात है एरिथ्रो या थ्रियो। हाँ, सिमिलर ग्रुप, सेम साइड, तो आंसर हो जाएगा एरिथ्रो। बात को ध्यान से सुनो। अब दूसरे क्वेश्चन में गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक सबक मिल गया है। हाँ अब बताओ, बोलो। हाँ ये है मीसो, क्योंकि दोनों कायरल एक जैसे, जो ग्रुप यहां लगा है वही ग्रुप यहां भी लगा है। बोलो। हाँ ये है डीएल। बोलो। हाँ ये है थ्रियो। अब समझ में आया? हमने इसको बदल दिया, इस कंपाउंड को बदल दिया। अब क्या हो गया ये? हाँ अब ये एरिथ्रो हो गया, क्योंकि दोनों कायरल कार्बन डिफरेंट हो गए। जो ग्रुप इस कार्बन से लगा है वो इस कार्बन से नहीं लगा है, मतलब मॉलिक्यूल डाइसिमेट्रिक।
और इस केस में नेमिंग आप चलेगी इरिथ्रो और थ्रियो। सिमिलर ग्रुप सेम साइड, मतलब ये है अब ये इरिथ्रो हो गया, बदल गया। तो ऐसे ही मेरे सामने 4 फिशर प्रोजेक्शन दे करके और 4 ऑप्शन बनाएगा। पहला ऑप्शन डीएल, दूसरा मीसो, तीसरा इरिथ्रो, चौथा थ्रियो। तो पहले ये डिसाइड करो कि हमको नेमिंग करना क्या है, डीएल मीसो के इरिथ्रो थ्रियो। दोनों कार्बन कार्बन एक जैसे, तो डीएल मीसो। डिफरेंट कार्बन है तो थ्रियो इरिथ्रो। बोलो बात समझ में आया? तो हम लोगों ने नेमिंग सीख ली, ऑप्टिकल आइसोमर की नेमिंग कैसे करनी है हमको। जैसे मानिए ज्योमेट्रिकल पैरासिस ट्रांस ई जेड, बोलो तो यहां भी क्या है, डीएल मीसो इरिथ्रो थ्रियो, नेमिंग अलग अलग। हाँ बोलो बोलो बोलो। सब ग्रुप क्या, ग्रुप का मतलब ग्रुप, हाँ बोलो। इसमें देखा, इसमें देखा, जो बोलो, हाँ बोलो। सीएल, जो बोलो, आयोडीन। नीचे ठीक है। तो इसमें हाँ इस केसेस में इरिथ्रो थ्रियो भी नहीं चलेगा, डीएल मीसो भी नहीं चलेगा, बस ऑप्टिकल एक्टिव है, हम नंबर ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव। तब यहां चलेगा एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन आरएस, ठीक है। ऐसे केस के लिए आगे आरएस आएगा। बात समझ में आई? हाँ, अब देखो, अभी तक हम 2 कायरल कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे थे। अब हम कायरल कार्बन संख्या 2 से ज्यादा बढ़ाएंगे, 3, 4, 5। तो जब कायरल कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या भी बढ़ जाएगी। ऑप्टिकल एक्टिव कितने, इनएक्टिव कितने, है ना, रेशमिक फॉर्म कितने। तो ऐसे केस में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा और समय मेरे पास है नहीं। तो एग्जाम के दिन हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना चाहेंगे तो उसके लिए फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर जल्दी से आ जाएगा। अब वो रूल क्या है, 3 रूल हमको याद रखना होगा इस ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हेडिंग दो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। हेडिंग है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें 3 रूल काम करेंगे। पहला रूल क्या है, देखो, फर्स्ट रूल, मान लो जो मॉलिक्यूल मेरे सामने दिया गया है उस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन की संख्या n है। कायरल कार्बन समझो ना, जिस कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट, इस तरह के कार्बन की संख्या n है। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। और वो कायरल कार्बन कितने हैं, n। और उस मॉलिक्यूल को 20 से काट के इक्वल हाफ ना किया जा सके, उस मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ डिवीजन ना किया जा सके, तो ऐसे केस में ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की संख्या आ जाएगी 2 का पावर n। n इज द नंबर ऑफ कायरल, नोट करो, इफ मॉलिक्यूल हैविंग n कायरल कार्बन। इफ मॉलिक्यूल हैविंग n chiral carbon and molecule cannot be divided into and molecule cannot be divided into two equal half, 2 equal half। उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। देखो, देन नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव, number of optical active isomer
हाँ, हो सकता है ऑप्टिकल एक्टिव ना शब्द दे करके डीएल लिख दे, ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्शन में डीएल कर दे, तो चाहे डीएल बोलो चाहे एक्टिव, तो आखिर डीएल तो एक्टिव होते हैं, मिसो एक्टिव थोड़ी होता है, एक्टिव डीएल होता है। हो सकता है ऑप्टिकल एक्टिव पूछ दे, हो सकता है डीएल पूछ दे, हाउ मेनी डीएल आइसोमर, तो डीएल का मतलब क्या होता है? एक्टिव। हाँ, आंसर होगा 2 का पावर n। n क्या है? हाँ, कायरल कार्बन। ठीक है। हाँ हाँ, नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म पूछे तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, हाँ हो सकता है इनएक्टिव ना दे के मीसो लिख दे, हाउ मेनी मीसो फॉर्म, मीसो इनएक्टिव होता है। हाँ, आंसर होगा 0 0। अच्छा, टोटल आइसोमर कितने होंगे? नंबर ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, हाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 का पावर n। ये पहला रूल चल रहा है, पहले रूल के ही कई क्वेश्चन बन रहे हैं। एक्टिव बताइए, इनएक्टिव बताइए, टोटल आइसोमर बताइए, रेसमिक मिक्सचर बताइए। हाँ, नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर की संख्या हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव का आधा होता है, तो ऑप्टिकल एक्टिव 2 का पावर n है, इसका हाफ कर देंगे या एक ही बार लिख देते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव जो भी संख्या आ जाए उसका हाफ कर दो, जो भी ऑप्टिकल एक्टिव संख्या आएगा उसका हाफ। यह पहला रूल। जैसे एग्जांपल देके बताएं, जैसे मेरे सामने का ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज का देखो स्ट्रक्चर CHO, CHOH, 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 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसमें तो कितने कायरल कार्बन है? हाँ, कायरल कार्बन की संख्या देखो, ये 1 2, जिसको हमने स्टार बनाया वो कार्बन कायरल है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को क्या बीच से काट के इक्वल हाफ किया जा सकता है? बोलो, क्यों नहीं कर सकते? अरे ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है, तो इक्वल हाफ पे नहीं कर सकते, तो मतलब ऐसे केस में रूल लागू हो जाएगा, कायरल कार्बन n और इक्वल हाफ नहीं हो सकता, तो मतलब ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर इसके लिए लागू हो गया, इस रूल के लिए। अच्छा, क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, डीएल फॉर्म, तो 2 का पावर n, कायरल कार्बन कितने हैं? 4, तो हो जाएगा 2 का पावर 4, कितना आया? 16। तो इसके टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर हो गया 16, मतलब ग्लूकोज के 16 आइसोमर हैं। फिर कहोगे 16 आइसोमर कैसे हो गए? ये बायोमॉलिक्यूल, तो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक हो गया, तो जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके 16 आइसोमर बताएंगे, कैसे 16 आइसोमर, उनमें अंतर क्या है 16 में। ये क्वेश्चन अब बायोमॉलिक्यूल्स का हो गया, बायोकेमिस्ट्री का, लेकिन सुन तो लिया कि ग्लूकोज के 16 रूप हैं, 16 आइसोमर हैं। आगे देखो, ऑप्टिकल इनएक्टिव पूछ रहा है, तो आंसर होगा 0, तो है ना, ग्लूकोज के ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म मीसो फॉर्म का आएगा 0। अच्छा, ग्लूकोज के टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 16। अच्छा, रेसमिक मिक्सचर पूछे तो आंसर हो जाएगा कितना? हाँ, 8 रेसमिक मिक्सचर बनेंगे इसके। बोलो, बात समझ में आई? ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर बना के मेरे सामने रख दे तो हम कायरल कार्बन गिन लेंगे और देखेंगे इक्वल हाफ हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो ये रूल लागू कर देंगे, और लगा के जो पूछेगा हम आंसर निकाल लेंगे। बोलो। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने जो स्ट्रक्चर दिया था COOR करके, याद करो, ये वाला जो था ना टार्टिक एसिड के ठीक बाद, ये रूल उसमें भी लागू करके देख लो जरा, बिना स्ट्रक्चर बनाए। बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है? 2।
क्या इक्वल हाफ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मतलब एक्टिव फॉर्म कितना हुआ? अब देखो 4 आया भी था, इनएक्टिव फॉर्म 0 था, याद करो। रेसमिक मिक्सचर, देखो आंसर वही आ रहा है। स्ट्रक्चर बनाओगे वही आएगा जो फॉर्मूले से आ रहा है, लेकिन अब समय की बचत है ना, स्ट्रक्चर बनाने का झंझट खत्म हो गया। बोलो आगे बढ़े। हाँ, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है देखो, सेकंड रूल। सेकंड रूल ये है कि मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन की संख्या इवन नंबर में, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 इवन नंबर में कायरल कार्बन है, और उस मॉलिक्यूल को 20 से काटे हैं तो इक्वल हाफ हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तब कितने एक्टिव होंगे, कितने इनएक्टिव होंगे, टोटल आइसोमर कितने होंगे, रेसमिक मिक्सचर कितने होंगे। अब नया केस हो गया ना, ये नोट करो। मॉलिक्यूल हैविंग इवन नंबर कायरल कार्बन, मॉलिक्यूल हैविंग इवन नंबर, इवन नंबर of chiral carbon, molecule having even number chiral carbon, and molecule can be divided into two equal and similar half. Molecule can be divided into two equal and similar half. Then हाँ, फिर ए रूल, फिर आ जाए वापस ए देन के बाद ए, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म यानी डीएल फॉर्म, हाँ, 2 का पावर n-1। तो फॉर्मूला लगेगा 2 का पावर n-1। ये n वही है कायरल कार्बन की संख्या, इवन नंबर। हाँ, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म चाहिए, नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म, लीसो फॉर्म, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 का पावर n-2/2। टू का पावर n-1। हाँ, एक मिनट को, हाँ देखो, 2 का पावर n-1, ऐसे लिखो, 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n-2/2। ठीक है, 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n-2/2। हाँ, टोटल आइसोमर चाहिए, टोटल, तो जोड़ दो। टोटल जोड़ दो इसको। हाँ, इसको जोड़ेंगे तो टोटल में जोड़ जाएगा ये। अच्छा, रेसमिक मिक्सचर चाहिए तो जो भी एक्टिव आ रहा है उसका हाफ कर दो, जो भी एक्टिव आए उसका हाफ कर दो। अभी क्वेश्चन देंगे, चेक हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल नोट कर लिया इसको। रेसमिक मिक्सचर जो होगा, जो भी एक्टिव आएगा उसका हाफ कर दो। हाँ, नेक्स्ट, मॉलिक्यूल हैविंग ऑड नंबर कायरल कार्बन। अभी इवन नंबर था, आपकी बार ऑड नंबर, मतलब 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर में। मॉलिक्यूल हैविंग ऑड नंबर कायरल कार्बन, ऑड नंबर कायरल कार्बन,
odd number of chiral carbon and molecule can be divided into two equal and similar half molecule can be divided into two equal and similar half via central carbon atom. Molecule can be divided into two equal and similar half via central carbon atom. देखो सामने इस मॉलिक्यूल में कार्बन संख्या देखो 3 है, 1 2 3, ये 3 कार्बन केवल कायरल हैं, दिख रहा है सामने, बोलो कायरल कार्बन मतलब उससे लगे चारों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन से लगा ग्रुप एक CH2OH, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा OH, चौथा ग्रुप पूरा ये, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, दूसरा OH, तीसरा ये, चौथा ये नीचे लगा है कि नहीं? इस कार्बन से हाइड्रोजन, OH, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है। बताओ ये 3 कायरल कार्बन दिख रहे हैं कि नहीं? अच्छा दिख रहे हैं कि नहीं, बोलो। नहीं दिख रहा तो हाथ उठा, फिर बताएं कैसे दिखाएं। इसमें 3 कायरल कार्बन हमको दिख रहे हैं। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? इसलिए कि चारों ग्रुप डिफरेंट। तो इन 3 कायरल कार्बन से बस संख्या इवन है कि ऑड हुई? और इसको हम वाया सेंट्रल कार्बन के थ्रू काट के इक्वल हाफ कर सकते हैं। वाया सेंट्रल, दिस इज अ वाया सेंट्रल कार्बन। इस लाइन के थ्रू हम इसके इक्वल हाफ कर सकते हैं कि नहीं, बोलो? कर सकते हैं। तो वही लिखवाया, मॉलिक्यूल हैविंग ऑड नंबर कायरल कार्बन एटम एंड मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एंड सिमिलर हाफ वाया सेंट्रल कार्बन। जब ऑड नंबर में रहेगा तो उस इक्वल हाफ करेंगे वाया सेंट्रल कार्बन, और जब इवन नंबर में रहेगा तो हम उसको काटेंगे बॉन्ड के 2 कार्बन के बीच में से, जैसे पिछला केस था। बोलो, इवन नंबर रहेगा तो 20 से काटेंगे, ऑड नंबर रहेगा तो वाया सेंट्रल कार्बन। बताओ नया कंपाउंड है नहीं? नया, इसमें नया रूल लगेगा। लिखो देन लिखो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, टू का पावर n-1 माइनस 2 का पावर n-1/2। नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म 2 का पावर n-1 माइनस 2 का पावर n-1/2। बोलो, समझ में आया? हाँ, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म चाहिए। हाउ मेनी ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म? मीसो फॉर्म। मुझको सेकंड, पहला तो हो गया। नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म या मीसो फॉर्म। नंबर ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म मीसो फॉर्म 2 का पावर n-1/2। नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म 2 का पावर n-1/2। हाँ, टोटल आइसोमर। टोटल में क्या, दोनों को जोड़ दो। टोटल में एक्टिव इनएक्टिव को जोड़ दिया जाता है। जब भी टोटल पूछे तो एक्टिव इनएक्टिव जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का पावर n-1। n क्या है? कायरल कार्बन, ऑड नंबर कायरल कार्बन।
हाँ, रश्मिक मिक्सचर की संख्या, हाँ, जो भी एक्टिव आए उसका आधा कर दो। रश्मिक मिक्सचर की संख्या जो भी एक्टिव आए यहां से उसका हाफ कर दो। बोलो, समझ में आया? ये है 3 रूल। अब इस रूल से हम बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, चाहे एक्टिव पूछे चाहे इनएक्टिव पूछे, टोटल आइसोमर चाहे रश्मिक मिक्सचर। हाँ, चेक करें हम, रूल नोट कर लिया। हाँ, अब देखो सामने, हाँ, इसी का निकालो जरा। इसी का निकालो जरा। ये तीसरा रूल इसमें लागू होगा ना। तीसरा रूल, कायरल कार्बन संख्या कितनी ऑड और इक्वल हाफ वाया सेंटर कार्बन हो रहा है, तो थर्ड रूल लागू हो गया। यहां लिखते हैं साफ साफ, CH2OH CHOH 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 CH2OH। इसमें कायरल कार्बन की संख्या है 3 ऑड नंबर में। हाँ, ऑप्टिकल एक्टिव, बोलो 2 आ रहा सबका? हाँ, सही है, ऑप्टिकल एक्टिव आएंगे 2। इनएक्टिव पूछे, फार्मूला सामने लिखा है, रख के देख लो। फार्मूला सामने लिखा है, स्ट्रक्चर सामने है, आंसर मिलाते जाओ, और नहीं समझ में आ रहा तो बना के दिखा दे। हाँ, इनएक्टिव, इनएक्टिव कितना आया? हाँ, सही है, सही है। टोटल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, चार। हाँ, रश्मिक मिक्सचर, बोलो। हाँ, एक्टिव का आधा 1। हाँ, बोलो किसको आंसर नहीं मिला? सामने रो लिखा है और ये उसका स्ट्रक्चर है, ये आंसर है। जो आंसर नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, हम बना के दिखा देंगे। फिर यदि आ रहा है तो आगे बढ़ो, नया क्वेश्चन देके चेक कर ले। बोलो, एक्टिव और आइसोमर में फर्क है, समझ लो। ऑप्टिकल एक्टिव 2, ऑप्टिकल आइसोमर 4। एक्टिव और आइसोमर में फर्क है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक्टिव पूछ रहा है कि आइसोमर पूछ रहा है? हमने कहा था ऑल दी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल आइसोमर, बट ऑल दी ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। याद करो, हमने बताया था। आगे बढ़े। इसी क्वेश्चन में मान लो हम इस जगह COOR करते हैं, तो बताओ आंसर क्या यही रहेगा? क्या होगा बताओ, सॉल्व करो, बताओ। सब निकाल लो फटाफट, सब निकाल लो पहले पूरा। एक्टिव कितना, इनएक्टिव कितना, टोटल, रश्मिक, सब निकालो फिर मिलाओ। हाँ, मिलाया। ऑप्टिकल एक्टिव आएगा 8, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। इनएक्टिव आ जाएगा 0, टोटल आएगा 8, रश्मिक मिक्सचर आएगा
4, ये आंसर हो गया। देखो बदल गया, एक ग्रुप चेंज किया, आंसर बदल गया पूरा। अब इसमें पहला रूल लगेगा, फर्स्ट रूल, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप लग जाने से अब इसके इक्वल हाफ नहीं हो सकते, तो अब फर्स्ट रूल लागू होगा, पहला। हाँ ये बताओ, हाँ पहले ही पता इसमें कितने कायरल कार्बन, बोलो। हाँ 4, ये है 1 2 3 4। हाँ इसमें कौन सा रूल लागू होगा, पहला दूसरा तीसरा? सेकंड। क्यों? क्योंकि ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। देखो जो ग्रुप ऊपर है वही नीचे भी है, इसका सेकंड रूल लगेगा। तो बताओ ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल मतलब डीएल हो गया। टोटल ऑप्टिकल हाँ कितना है एक्टिव, बोलो। सही है, ये तो सही है। ऑप्टिकल इनएक्टिव, बोलो। गड़बड़, रूल गड़बड़ हो गया लगता है। हाँ 2 आएगा, रूल गड़बड़ हो गया। जब फॉर्मूला को ठीक करो, फॉर्मूला बताओ क्या था फिर से? 2 का पावर 1 प्लस, हाँ माइनस करो, -2 का पावर n -2 बाई, हाँ जरा अब सॉल्व करो तो बोलो। आंसर 2 आना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला गड़बड़ हो गया। 2 का पावर, केवल 2 का पावर n -2 बाई 2। हाँ रखो जरा, तो रखो जरा, आ गया। हाँ चेंज कर लो फॉर्मूला, इसको यूज कर लो, ठीक कर लो फॉर्मूला। ऑप्टिकल इनएक्टिव की संख्या हो जाएगी 2 का पावर n -2, n की संख्या हो तो 4, देखो आ रहा है ना, 4 -2 बाई 2 क्या आएगा? हाँ 1 आ जाएगा, 2 का पावर 1, हाँ 2। सही कर लो, इसको चेंज कर लो फॉर्मूला, 2 आना चाहिए। हाँ टोटल कितना हो गया, बोलो 10। हाँ रेशमिक मिक्सचर एक्टिव का आधा 4, ठीक है। अच्छा दूसरा कंपाउंड लगाते, दूसरा देखो। हाँ टार्ट्रिक एसिड चेक कर लो, टार्ट्रिक एसिड भी तो ऐसा ही था। हाँ इसको सॉल्व करो तो, इसमें भी काले कार्बन कितने हैं? 2। अच्छा 20 से काटने से इक्वल हाफ हो जाएगा, तो मतलब रूल नंबर 2 लगेगा। हाँ अब फॉर्मूला फिर यूज करो, देखो वही आंसर आया जो बनाने में आया था, वही आंसर आना चाहिए जो क्लास में स्ट्रक्चर बनाने से आया था।
हाँ ऑप्टिकल एक्टिव कितना है? हाँ ऑप्टिकल इनएक्टिव, हाँ एक आना चाहिए, 1 आ रहा है। हाँ अब रूल सही है वो। अब जो चेंज कर लिया सबने ना, ठीक कर लो उसको, जो बाद में लिखा है ये फाइनल है। हाँ टोटल कहाँ 3 आएगा, एक डी एक एल और एक मीसो, इक्वल हाफ हो जाएगा ना। हाँ रेसमिक मिक्सचर, ये आंसर है। ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं, अरे मीसो, चेक कर, एक मिनट जाओ। हाँ रूल क्या था, 2 का पावर n -2/2। तो बताओ काय का मान 2 है ना, तो 2 में से 2 का पावर 2/0 करेंगे, सॉरी 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 2 का पावर 0 आ जाएगा। और किसी का पावर 0 करो तो वैल्यू 1 हो जाती है ना। सही तो आंसर है। अरे वो टार्ट्रिक एसिड है, ये क्या है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड में डी टार्ट्रिक एसिड, एल टार्ट्रिक एसिड, मीसो टार्ट्रिक एसिड। बता डी एल एक्टिव था, ठीक तो है। अब मीसो एक इनएक्टिव था, सही तो है। और 2 एक्टिव का रेसमिक मिक्सचर हो गया एक, सही तो है। ये कॉस्ट हम लोग बना के देख चुके हैं क्लास में। हाँ रोल सही कर लिया ना। हाँ बोलो। हाँ ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब मीसो। टोटल रेसमिक मिक्सचर। हाँ बताओ कितने कायरल कार्बन है? हाँ 5 कायरल कार्बन है। हाँ इवन ऑड है, ऑड है ना। क्या बीच वाले से इक्वल हाफ हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो मतलब पहला रूल लगेगा, फर्स्ट रूल। हाँ फर्स्ट रूल के अनुसार 2 का पावर कितने हो गए 5, कितना है 32। हाँ इलेक्टिव 0, टोटल 32, रेसमिक मिक्सचर हाँ 60। बोलो बात समझ में आई? ये बता फ्रुक्टोज के कितने आइसोमर बनेंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज पहले फ्रुक्टोज पता है कीटो शुगर होता है। हाँ ये फ्रुक्टोज, अभी बायोमॉलिक्यूल नहीं पढ़ा है इसलिए फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, लेकिन जब हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तो उसके बाद तुमको ये स्ट्रक्चर खुद से सोचना होगा कि फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है। हाँ ये है फ्रुक्टोज। एक 2 3 4 5 6। हाँ सबसे पहले इसमें कितने कायरल कार्बन है? हाँ 1 2 3। क्या इसको 20 से काटने से इक्वल हाफ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मतलब पहला रूल ऑप्टिकल एक्टिव
ऑप्टिकल एक्टिव, हाँ 2 का पावर 3, कितना आया 8। ऑप्टिकल इनएक्टिव, जीरो। टोटल रश्मिक, ये आंसर है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, कोई भी नाम देके पूछ सकता है। और जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तो सबका स्ट्रक्चर कैसे याद करना है सब बता देंगे, तरीका क्या है। अच्छा एक चीज और सुन लो, ग्लूकोज को जब हम पानी में डालते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, तो ग्लूकोज ओपन चेन के फॉर्म में नहीं मिलता है, साइक्लिक फॉर्म में हो जाता है। और जब वो ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में हो जाएगा तो आंसर बदल जाएगा। तो वहां क्वेश्चन में लिखा रहेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हैविंग हाउ मेनी कायरल कार्बन, है ना, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर, तो वहां लिखा रहेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखा है, आंसर बदल जाएगा। और केवल ग्लूकोज लिखा है तो बता चुके हैं 16। बोलो, जो ग्लूकोज को पानी में डालने के बाद जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आता है तो उसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। ये क्वेश्चन पीएचडी पीएमटी में आया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये देखो, हाँ ये जो बातें, थोड़ा खड़े हो जाओ तो तुम सामने खड़े हो जाओ। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्लास में बातें करने की जगह नहीं है यहाँ पर। क्लास सीरियसली अटेंड करना है तो बैठो, नहीं तो छोड़ दो। और अगर बगल जो भी बात सुनेगा वो भी साथ में जाएगा, ये भी समझ लेना। ये नहीं कि हम नहीं कर रहे थे तो बगल में ही कर रहा था, हम कुछ नहीं सुनेंगे क्योंकि तुमने वहां तो दिया उसको। कुछ जैसे आदमी की सोच होती है उसको वैसा साथी मिलता है। हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा अपने आप से। बैठो। हाँ पता इसमें कितने कायरल कार्बन? ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ देखो ये एक कार्बन, ये कायरल 1 2 3 4 5। ओपन चेन बोलता है तो कायरल कार्बन 4 हो जाएगा, और जहां साइक्लिक हुआ हो जाएगा 5। अब कैसे हुआ साइक्लिक, ये सारा बायोमॉलिक्यूल का पार्ट है, वहां डिस्कस करेंगे हम। तो मतलब मेरे सामने कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, हमको कायरल कार्बन गिनने आता है ना, कि वहां कार्बन जिस लगे चारों ग्रुप डिफरेंट, और जितने कायरल कार्बन मिलेंगे फिर देखेंगे इक्वल हाफ हो सकता है कि नहीं। यदि इक्वल हाफ नहीं हो सकता है तो पहला रूल लगा देंगे, और कायरल कार्बन इवन नंबर में है, इक्वल हाफ हो गया तो दूसरा रूल, और कायरल कार्बन ऑड नंबर में है, इक्वल हाफ हो गया वाया सेंट्रल कार्बन तो तीसरा रूल। बोलो बात समझ में आया? और देखो एक क्वेश्चन इस तरह से आते हैं एग्जाम में कि मेरे सामने कोई कंपाउंड रख देगा, जैसे इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन, इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन करने पर हमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे? नोट करो हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर, obtained in the how many optical isomer is obtained on the monochlorination of 2-methyl butane. ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, मतलब बदल के नया भी कंपाउंड दे देगा। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये देखना हमको। हाँ देखो क्या बोला, मोनोक्लोरिनेशन मतलब मोनो एक, क्लोरीन लगाना है। इस स्ट्रक्चर में तुमको एक क्लोरीन लगाना है, जहां लगाओ, लेकिन लगाना एक क्लोरीन, कहीं भी लगाओ।
करना क्या है, हर कार्बन पे के क्लोरीन लगाते जाएंगे हर जगह और IUPAC नाम देते जाएंगे, जितने नाम मिलेंगे नोट करते जाएंगे और फिर उसको देखते जाएंगे कहां काम को कायल कार्बन मिला, कहां हमें एसिमेट्रिक कार्बन दिखा। हमने इस कार्बन पे क्लोरीन लगाया, क्या नाम आएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ पता इसमें कायल कार्बन दिखा, वह कार्बन जिसे लेके चारों ग्रुप है, इसमें नहीं है ना, है कहां है बोलो, ये वाला कार्बन इसमें देखो सेम है, देखो ये सेम हो जाने से ये कार्बन कायल नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा अब मान लो हम क्लोरीन यहां लगाते हैं तो बोलो, हाँ ये कार्बन है कायरल, देखो ये मिथाइल ग्रुप आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन क्लोरीन, दिस कार्बन इज कायरल। और जब सिंगल कायरल दिख गया तो DL मिला के 2 कंपाउंड हो गए, बोलो इस कंपाउंड के 2 ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे, D और L। आगे बढ़ो। अब इस क्लोरीन को उठा के हम यहां लगा दें तो बोलो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम। आगे बढ़ो। अब इस क्लोरीन को यहां से हटा के यहां लगा दें तो बोलो है, ये देखो है, लगाया क्लोरीन, ये कायल हो गया। ये कैसे, इस कार्बन से मिथाइल, क्लोरोमिथाइल, हाइड्रोजन और इथाइल, चारों ग्रुप डिफरेंट, दिस कार्बन इज कायरल। तो मतलब जब ये भी कायरल है तो DL क्या हो गया, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो गए 4। समझ में आया। हर कार्बन पे क्लोरीन लगाते जाओ और कायरल कार्बन देखते जाओ। इस कंपाउंड का जब मोनो क्लोरीनेशन करेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे 4। अच्छा हमने ऑप्टिकल आइसोमर पूछा, एग्जाम में ऑप्टिकल एक्टिव पूछ दिया, ऑप्टिकल एक्टिव कितने टिक मारोगे बोलो, हमने ऑप्टिकल आइसोमर बताया, एग्जाम में ऑप्टिकल एक्टिव पूछ दिया, बोलो आंसर 4। अरे चारों एक्टिव है, बोलो। तो ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तब भी 4 आंसर आएगा, ऑप्टिकल एक्टिव पूछे तब भी। अच्छा मान लो पूछा हाउ मेनी इनैंशियोमर पेयर, तब हो जाएगा 2 पेयर। इनैंशियोमर देखो जब यहां कोई था DL 1 पेयर और यहां लगाया तो DL 2 पेयर, तो इनैंशियोमर पेयर हो जाएंगे 2। तो देखो एक्टिव पूछे तो भी 4, आइसोमर पूछे ऑप्टिकल तो भी 4 और इनैंशियोमर पूछे तो 2। बात समझ में आई, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा क्या पूछ रहा है। हाँ इसी में एक चीज और देखो, हाँ जब हमने क्लोरीन यहां लगाया तो बताइए कार्बन कायरल हुआ था, और जब हमने यहां क्लोरीन लगाया था तो ये कायरल हुआ था, ठीक। और जब हम क्लोरीन को यहां लगाएंगे तो जब यहां लगाएंगे तो वही कंपाउंड था जो पहले लगा चुके हैं आप, वो नया कंपाउंड नहीं है, वो तो वही है, क्योंकि जो IUPAC नेम इसका आएगा वो इसका भी वही होगा, तो कंपाउंड तो सेम था वो, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों, नेमिंग करके देख लो, क्लोरीन यहां लगा के नेमिंग करो और यहां लगा के नेमिंग करो, नाम तो सेम आएगा, नहीं आएगा बोलो। तो जब नाम सेम, तो जब इसके 2 हो गए तो इसके तो ऑटोमेटिक वही है ना, सेम, वो तो वही है, अलग थोड़ी है वो तो। नहीं समझ में आई बात, बोलो। अच्छा मान लो इसका कहता है कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे, कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे, स्ट्रक्चर बोल रहा है केवल, इसका हम मोनो क्लोरीनेशन कराएंगे, मोनो क्लोरीनेशन, तो कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे, हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर फॉर मोनो क्लोरीनेशन, मोनो क्लोरीनेशन। मालूम स्ट्रक्चर आइसोमर पूछते हैं, इसका हम करते हैं मोनो क्लोरीनेशन, तो कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे, तो जवाब 4 बनेंगे, 1 2 3 4, और ये एक ही है,
4 नाम आएंगे, इनकी नेमिंग करेंगे IUPAC नेम, तो हमको 4 नाम मिलेंगे। करके देख सकते हो। यहां लगाएंगे 1 नाम आएगा, 2 नाम, 3 नाम, 4, और यहां लगाएंगे तो वही नाम आएगा जो यहां आ चुका है। तो स्ट्रक्चर आइसोमर कितने बने? 4। ठीक। अच्छा, मान लो हमसे पूछता है ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, टोटल आइसोमर। अच्छा, ऑप्टिकल पूछ रहा है, पहले आप लोग को ऑप्टिकल, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर? तो संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ, 4। कैसे समझा? 4 DL 2 और DL यहां से 2, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? 4। अच्छा, टोटल आइसोमर बताइए, टोटल आइसोमर। जरा ध्यान देना, टोटल आइसोमर। अब टोटल में क्या आएगा? ऑप्टिकल भी आएगा, स्ट्रक्चर भी आएगा, सब। ज्योमेट्रिकल तो हो नहीं सकता। हो सकता है ज्योमेट्रिकल? ज्योमेट्रिकल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्ड चाहिए, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो यहाँ स्ट्रक्चर है और ऑप्टिकल है। तो स्ट्रक्चर ऑप्टिकल जोड़ के हम टोटल आइसोमर निकालें तो कितने आएंगे? सबकी आवाज आनी चाहिए। ये है मेन क्वेश्चन है समय, और यहां लोग गलती करते हैं। आइसोमर सब जानते लेकिन गिनती करने नहीं आता, काउंटिंग करने नहीं आता। बार बार बोल के अपने को शो नहीं करो, जो शो करते हैं वो अधूरे रह जाएंगे, समझ लेना। सीखने के भाव से बैठना है, तो यदि बात समझ में आई चुप मार के बैठो, क्योंकि और भी तो लोग हैं, सबको लेके चलना है ना। हाँ बोलो, समझ में आई? हमने पूछा टोटल आइसोमर बताओ, हम कितना टिक मारे, कितने पर टिक मारे? टोटल में क्या गिना? स्ट्रक्चर प्लस ऑप्टिकल। तो स्ट्रक्चर ऑप्टिकल जोड़ के बताओ कितने आएंगे? हाँ, क्या करें? स्ट्रक्चर 4, ऑप्टिकल 4 जोड़ के 8 बोल रहे हैं। अरे ऐसे काउंटिंग नहीं की जाती है। इस 8 में कुछ कॉमन है। देखो गिनती कैसे की जाती है, देखो काउंटिंग कैसे करते हैं, देखो सामने। हमने क्या बोला? मोनो क्वेश्चन बोला, मोनोक्लोरिनेशन। तो एक क्लोरीन पहले यहां लगाओ, बताओ क्या नाम आएगा? बोलो। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, बताइए एक नाम आया? बोलो, आया एक नाम। अब तुम यहां से क्लोरीन हटा करके यहां लगाओ, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बताओ नया नाम है या रिपीटेड नाम है? नया नाम है। पर जोड़ते जाओ, जहां नाम नया आता जाए जोड़ते जाओ, और साथ साथ ऑप्टिकल भी देखते जाओ। जब हम क्लोरीन यहां लगाए थे तो क्या कायरल था? नहीं था। लेकिन जब यहां लगाए तो कायरल हो गया, और जब ये कायरल हो गया तो इस नाम के डी भी होंगे और एल भी होंगे। बोलो, और तुमने डी के नाम पर एक जोड़ लिया है तो एल के नाम पर एक और जोड़ाएगा। बताओ, इसी में DL 2 हो गए ना, तो तुमने डी के नाम पर एक, एल के नाम पर एक, 2 हो गया। फिर आगे बढ़ो, जब तुमने क्लोरीन यहां लगाया तो क्या नाम आया? हाँ, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक नया नाम है ना। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव भी है? नहीं ना, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, तो बताइए ये कंपाउंड हुआ। आगे बढ़ो, अब क्लोरीन यहां लगाओ, नाम क्या आया? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बताइए एक नया नाम है ना। इस नए नाम में क्या ऑप्टिकल भी है? हाँ है, ये कार्बन कायरल है। तो इसकी वजह से DL कितना हुआ? 2, एक D और L, तो फिर 2 जुड़ेगा। फिर बोलो, और उसी 2 में स्ट्रक्चर इंक्लूड है ना। बताइए, ये सोच सोच के परेशान है कि मेरी बहन का जब 2 भाई है तो मेरा एक भाई कैसे है? मेरी बहन का जब 2 भाई है कहां दूसरा? बताओ दूसरा कौन है? अभी तो नहीं समझ में आया।
दूसरा खुद है वो खुद। तो बताओ इसमें कॉमन है वो, नहीं समझ में आया? अच्छा यहां लगाएंगे तो वही नाम आएगा जो यहां आ चुका है। तो बताओ सेम हो गया ना। गिनो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल आइसोमर की संख्या हो गई 6। नहीं समझ में आया? हर कार्बन पे क्लोरीन लगाते जाओ, नाम देते जाओ, और जहां ऑप्टिकल मिलता जाए वहां 2 कर दो, और जहां ना मिले 1 1, बस ये तरीका है खोजने का। बोलो बात समझ में आई? ऐसे हम लोग अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे ना, अलग निकाल के जोड़ेंगे तो उसमें कॉमन आ जाएगा। कॉमन नहीं, सब बात समझ में आई? लोग क्या करते हैं, अलग अलग निकाल के जोड़ देते हैं, इसमें गलती हो जाएगी। जैसे ज्वाइंट फैमिली है, घर में एक बाप के 2 बेटे हैं, दोनों की मैरिज हो गई है, दोनों घर में बड़े हैं। अब किसी एक बच्चे का बर्थडे है घर में, तो बाप ने अपने दोनों बेटों से पूछा कि हमको घर में कुछ फंक्शन करना है तो इंतजाम करना होगा, तो बता तुम्हारे कितने मेहमान आएंगे। बड़े बेटे से पूछा, तो बड़े बेटे ने बोला कि मेरे 100 आदमी आएंगे, भाई उसके जैसा उसका व्यवहारिक हो। अच्छा छोटे बेटे से पूछा तुम्हारे कितने आदमी आएंगे, भाई इंतजाम करना है ना, तो उसने बोला मेरे 150 आएंगे। अब बताओ बाप क्या है, वो 100 बड़े बेटे का, 150 छोटे बेटे का मिला के 250 इंतजाम करेगा? बोलो, अरे दोनों की मामा तो एक ही है, मामी भी दोनों की एक है, बुआ भी दोनों की एक है, तो कुछ तो कॉमन है उसमें से। नहीं समझ में आया? तो दोनों भाई हैं तो दोनों की मामी तो एक ही होगी, मामा भी एक होंगे, बुआ भी एक होगी, तो वो तो कॉमन हो गया ना। भाई जो उनके रिलेशन है कुछ तो कॉमन है दोनों के, तो यहां पर भी कुछ कॉमन है ना, इसमें कुछ कॉमन है। समझ में बात आई? तो उस तरह से यहां भी ध्यान रखना पड़ता है कैसे हमको काउंटिंग करनी है। हाँ एक चीज और देखो, हम लोग ज्योमेट्रिकल पहले अलग देखे, ऑप्टिकल अलग देखे, अब हम दोनों को मिला रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल में, ऑप्टिकल भी और ज्योमेट्रिकल भी। देखो सामने देखो, केवल अलग सीखने से काम नहीं पड़ेगा, सबको जोड़ना भी आना चाहिए, कैसे काउंटिंग करना है। तुम सब जानते हो ऑप्टिकल भी आता है, ज्योमेट्रिकल भी आता है, लेकिन जोड़ने का तरीका नहीं पता, कैसे काउंटिंग की जाती है। सब किए कराए पानी फिर जाएगा, और क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। देखो सामने, इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है और ऑप्टिकल सेंटर भी है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है पहली बात, और दोनों कार्बन से लगे ग्रुप यहां भी डिफरेंट, और इस कार्बन से लगे ग्रुप डिफरेंट, तो ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, डबल बॉन्ड से हिंडर, sp2 मतलब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है। याद है ना ज्योमेट्रिकल सेंटर बताया था? अच्छा ऑप्टिकल सेंटर के लिए कहा कि जिस मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल होता है वो हमेशा एक्टिव होता है। बताइए सिंगल कायरल, देखो एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 और चौथा ग्रुप डिफरेंट। तो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? देखो पहला क्वेश्चन आएगा हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा हाउ मैनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर। चौथा हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर, हाउ मैनी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। अब तुमको टिक मारने, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कितने ऑप्टिकल एक्टिव, कितने ऑप्टिकल आइसोमर, कितने स्टीरियो आइसोमर, कितने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। मतलब एक स्ट्रक्चर देके कई क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर। हाँ देखा जाए, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर
विचार करो, बोलो। हाँ सही बोला, इसलिए हमने लिख दिया। गलत होगा तो हम जो पर भी बात करेंगे फिर। सही आंसर। बताओ किसको समझ में नहीं आया? आया सबको कि नहीं? कि ज्योमेट्रिकल 2 कैसे होगा, समझ में आया? आंसर सही है ये 2। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, आगे बढ़ो। बोलो ऑप्टिकल एक्टिव, बोलो कितना? गलत। आंसर होगा 4। देखो झटका लगा ना, गलती हुई ना। कोई बात नहीं, गलती होगी तब ना सीखेंगे, तब ना समझेंगे आखिर क्या बात है। हम साबित करके दिखाएंगे 4 कैसे। जब बोला है तो साबित करेंगे 4 कैसे। हाँ बताएं कैसे। देखो 4 कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखो। बताओ ये ज्योमेट्रिकल है ना, सिस भी होगा और अच्छा हमको समझाने के लिए जगह चाहिए, हम पहले आंसर पूरा लिख देते हैं, उसके बाद बना के सब दिखाएंगे सब लाइन से। हाँ एक्टिव 4, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर बोलो। हाँ 4 आएगा। स्टीरियो टोटल स्टीरियो आंसर आएगा 4। हम सब बताएंगे, पहले आंसर नोट करते जाओ कि आंसर है। अब कैसे हम बताएंगे अभी। हाँ कॉन्फ़िगरेशनल बोलो, आंसर है 4। कैसे? अब आंसर नोट कर लिया ना, अब हम समझाएंगे कैसे। देखो सामने हाँ याद है तुम लोग को, आइसोमर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। और स्टीरियो को डिवाइड किया था कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, कन्फॉर्मेशन फिक्स। और कॉन्फ़िगरेशन जो फिक्स है उसको हम फर्दर डिवाइड किए थे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में। याद करो, ये मेरी बात याद है कि नहीं? हाँ देखो सामने। अब बताओ ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो ये सिस भी होगा और हाँ तो देखो सामने ये है सिस। ध्यान से देखो ये सिस है कि नहीं। क्यों हमने सिस बोला? तो ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। दिख रहा है कि नहीं? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम साइड। तो दिस इज द सिस। हाँ अब इसे हम ट्रांस बनाएंगे, ट्रांस जिसमें हाइड्रोजन दिखाएंगे अपोजिट साइड। देखो ध्यान से, इसमें डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों हाइड्रोजन देखो अपोजिट साइड। ये है सिस तो ये हो गया। हाँ बोलो 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 बोलो। तो अभी ठीक नहीं है तो जाओ, तुम नीचे जाओ। हाँ देखो सामने ये सबको दिख रहा है सिस और ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 क्लियर हुआ कि नहीं? तुम लोग ध्यान दो, अपना काम करो। ये सिस ट्रांस 2 क्लियर हुआ। हाँ अब देखो ध्यान से, इसमें ये कार्बन क्या है बोलो। और जिस मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल होता है वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो बताइए ऑप्टिकल एक्टिव हुआ कि नहीं? अगर एक्टिव हुआ तो डी भी होगा और एल भी होगा। हाँ अब देखो इसका मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज ये डी है तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा? तो ऐसा होगा कि नहीं? जो ध्यान से देखो, आराम से, गलती सबसे होती है, अब सीखना हमको। बता इसका मिरर इमेज ऐसा होगा कि नहीं? यही हम रखते मिरर, तो इसका इमेज ऐसा बनेगा कि नहीं? बनेगा। अब यू उठा के इस पर रखें, क्या सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। मतलब कंफर्म इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें से एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लीवो है। कोई दिक्कत? नीचे आ जाओ। हाँ ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है लेकिन ये सिस नहीं है,
ट्रांस है, इसमें भी कायरल कार्बन है, देखो ये भी सिंगल कायरल ऑप्टिकल एक्टिव होता है, बोलो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। हाँ, इसका मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज या द मिरर, तो इसका इमेज ऐसा होगा। देखो ध्यान से, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा कि नहीं, ध्यान से देखो, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा ना। अब ये उठाओ, उठा के इस पर रखो, क्या ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे? नॉन सुपरइम्पोज, कंफर्म, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें से एक होगा डी और दूसरा होगा एल। अब गिनो ध्यान से, ऑप्टिकल आइसोमर 1 2 3 4, ऑप्टिकल एक्टिव भी 4, ऑप्टिकल आइसोमर भी 4, चारों एक्टिव हैं। ज्योमेट्रिकल कितना था? 2, ऑप्टिकल हो गया 4। अब मन में आ रहा होगा, समझ में तो बात आ रही है, दिख भी रहा है, लेकिन हजम नहीं हो रहा है अंदर से। जब एक ज्योमेट्रिकल सेंटर था तो सिस ट्रांस तो 2 हुआ, और ऑप्टिकल सेंटर भी 1 था, तो ऑप्टिकल सेंटर 1 से तो 2 होना चाहिए था उस फॉर्मूले के अनुसार, लेकिन तो दिख तो 4 रहा है। तो क्यों 4 दिख रहा है? 4 क्यों दिख रहा है? जवाब ये है कि ज्योमेट्रिकल की वजह से, ध्यान को, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं ना, सिस और ट्रांस, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर होते हैं, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाने की वजह से, ये दोनों अलग हो जाने की वजह से इसका भी डीएल बन गया, इसका भी डीएल बन गया, मतलब 2 और 2 4। जबकि ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो सेम प्रॉपर्टी होने की वजह से ऑप्टिकल का असर ज्योमेट्रिकल पर नहीं पड़ रहा है, जबकि ज्योमेट्रिकल का असर ऑप्टिकल पर पड़ गया। तो ये संख्या जो 4 हुई है ज्योमेट्रिकल की वजह से हुई है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, मतलब पूरा ग्रुप ही अलग हो जाता है। तो ज्योमेट्रिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाने की वजह से इसका असर पड़ गया इसके ऊपर कि संख्या 2 की जगह 4 हो गया। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती, बोलो? सेम, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम। तो फिजिकल केमिकल सेम होने की वजह से इसका असर इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, 2 की 2 ही रह जा रहा है, 2 ही रह जा रहा है, जबकि इसका 2 होने की 2 की जगह 4। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। बोलो, बात समझ में आया? तो याद रखना, ज्योमेट्रिकल का असर ऑप्टिकल की संख्या पर तो पड़ेगा, लेकिन ऑप्टिकल का असर ज्योमेट्रिकल की संख्या पर नहीं पड़ेगा। नोट करो, अलग से नोट कर लो। इफ मॉलिक्यूल हैविंग बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल सेंटर, इफ मॉलिक्यूल हैविंग बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर, if molecule having both optical and geometrical center, then geometrical center affect the number of optical isomer. Geometrical center affect the number of optical isomer. Geometrical center affect the number of optical isomer. क्यों? Because geometrical isomer having different physical and chemical property. Geometrical center effect, geometrical isomer effect the number of optical isomer, because geometrical isomer having different physical and chemical property. But optical center does not affect, optical center does not affect the number of geometrical isomer. Optical center does not affect
the number of geometrical isomer. क्यों? because optical isomer having same physical and chemical property. Optical isomer having same chemical and physical property. हाँ बोलो, बात समझ में आई? जब किसी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल सेंटर भी ऑप्टिकल सेंटर भी है तो याद करना, ज्योमेट्रिकल की वजह से ऑप्टिकल की संख्या चेंज हो जाएगी। जो तुमको दिख रहा है ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। सिस ट्रांस की प्रॉपर्टी अलग है, तो जिस वजह से ऑप्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी। जो आना चाहिए 2 और आंसर कितना हो गया 4। तो ज्योमेट्रिकल की वजह से संख्या 4 हुई, ऑप्टिकल आइसोमर 4 हुआ। लेकिन ऑप्टिकल की वजह से ज्योमेट्रिकल की संख्या पे कोई फर्क इसलिए नहीं आ रहा है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर है दे हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, तो हमने एक आंसर क्वेश्चन दिया था, नंबर स्टीरियो आइसोमर ने पहले कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर कितना दिया हमने? 4। क्यों 4 दिया, समझ में आया? हाँ, हमने आइसोमर के 2 पार्ट किया था। आइसोमर का 2 पार्ट, पहला था स्ट्रक्चरल और दूसरा था स्टीरियो। याद करो, और स्टीरियो को डिवाइड किया था कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशन, और कॉन्फ़िगरेशन के 2 पार्ट किया था ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल याद आ रहा है कि नहीं? तो देखो, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल मिला करके ही ना कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। बोलो, तो देखो इस चारों में ऑप्टिकल भी है और ज्योमेट्रिकल भी है। क्यों? ये ज्योमेट्रिकल हो गया और ये क्या हो गया? ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल मिला के संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4। तो टोटल जब इस संख्या इसकी 4 ही ना हुई, क्योंकि इस 4 में ऑप्टिकल भी है और ज्योमेट्रिकल भी है। तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल मिला के टोटल कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर की संख्या कितनी हो गई? 4। अच्छा, हमने स्टीरियो आइसोमर पूछा तब भी 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल फिक्स अरेंजमेंट होता है। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। DL में अपने आप चेंज नहीं होता, सिस ट्रांस में अपने आप चेंज नहीं होगा। ये फिक्स अरेंजमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। जबकि कन्फॉर्मर जो होता है रैपिडली चेंज होता है, अपने आप चेंज हो जाएगा। वो चीज यहां नहीं है। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन की बात बोल रहा है और इसमें कन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो जब ये 4 और ये 0 तो मिला के स्टीरियो की संख्या कितनी हो गई? 4। तो ये समझ, कॉन्फ़िगरेशन 4 समझ में आया। कन्फॉर्मर है ही नहीं इसके अंदर। कन्फॉर्मर होता है जब फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन, और उसमें है नहीं। तो ऐसे केस में संख्या 0, ये संख्या 4, स्टीरियो कितने हो गए? फिर 4। बोलो, बात समझ में आई? एक और दूसरा एग्जांपल देके चेक करें। बोलो, हाँ, पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर, कितने ज्योमेट्रिकल कितने ऑप्टिकल, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर,
कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, कितने स्टीरियो आइसोमर है? हाउ मैनी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर? हाँ, एक मिनट, जो इसमें एक क्वेश्चन है, ऑप्टिकल एक्टिव बताना है और ऑप्टिकल इनएक्टिव बताना है। इसी में एक दो पार्ट है, सेकंड 2 डैश करके हाउ मैनी ऑप्टिकल इनएक्टिव भी बताओ, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, कितने ऑप्टिकल एक्टिव, कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जोड़ के टोटल। निकालो, बताओ, निकालो। पटाखे छोड़ने लगेगा कल, पता है कल जा रहे थे ना, दोबारा को फिर सुना चाहिए। हाँ, कुछ लगा दिए मुझे जरा जो मना करूँगा। How many geometrical isomer, how many optical active, how many optical inactive, total stereo isomer, configuration isomer। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। इस स्ट्रक्चर पे 6 प्रॉब्लम बन रहे हैं। बन गया? मिलाएं? बोलो, ध्यान से लगाओगे तो लगेगा, ऐसी बात नहीं, बस जैसा बताया उस पर चलते चलो। साइक्लिक में ज्योमेट्रिकल होता है, पता है ना, बताया था हमने। हाँ, मिलाना स्टार्ट करें, चलो बोलो। ज्योमेट्रिकल सही है, ऑप्टिकल एक्टिव बोलो, कितना आंसर है? 2। ऑप्टिकल इनएक्टिव 1। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर बोलो, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 3। क्या लिखते हैं? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 3। हाँ, स्टीरियो बोलो 3। कॉन्फ़िगरेशनल 3। अब देखो, हम बना के दिखाते हैं, सामने देखो। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल देखो। हाँ, बताओ, यहां सिंगल बॉन्ड में साइकिल का पार्ट हो जाने से रोटेशन हिंडर हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड जब साइकिल का पार्ट होता है तो रोटेशन हिंडर्ड, और साइक्लिक कंपाउंड इज प्लानर, और सेम कार्बन डिफरेंट ग्रुप, सेम कार्बन डिफरेंट ग्रुप, तो बताइए ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ कि नहीं? और है तो सिस भी होगा, और ध्यान से देखो, सिस ट्रांस दोनों बनाएंगे हम। हाँ, बताइए, सिस है कि ट्रांस? हाँ, सिस। क्यों? तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड, ये है सिस। हाँ, ये क्या है? ट्रांस। ठीक, पहले ये बात समझ में आई कि नहीं कि ज्योमेट्रिकल 2 कैसे हुआ? हम सारी बात साबित करेंगे, दिखाएंगे सामने सबको कैसे। ये सब बात तब है तब दोनों है एक साथ, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल। जब अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, तो बता ही चुके हैं आराम से। बोलो, यहाँ तो ऑप्टिकल भी है और ज्योमेट्रिकल। बस ज्योमेट्रिकल 2 समझ में आया? सिस और ट्रांस, ये है सिस और ये ट्रांस। सिमिलर ग्रुप सेम साइड है सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। हाँ, अब बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है? पहले कायरल कार्बन गिन लो, बोलो। हाँ, एक कायरल कार्बन ये है, ध्यान से देखो, और एक ये है। जिसको नहीं दिख रहा है हाथ उठाए। ये 2 कायरल कार्बन, 1 2,
दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। और याद करो हमने क्या बोला था, जिस मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन है वो एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि उसमें सिमेट्री है या नहीं है। हाँ, सिमेट्री है या नहीं इसको चेक करने के लिए क्या बोला था, उस मॉलिक्यूल को 20 से काट दो, इक्वल हाफ हो गया तो सिमेट्रिकल और नहीं हुआ तो एसिमेट्रिकल। अब जरा इसको 20 से काटो, फिर कहोगे 20 से काटने के लिए तो आपने कहा था कि मॉलिक्यूल पहले प्लेन में होना चाहिए, तब ना प्लेन के थ्रू काटेंगे। बोलो, आपने फिशर प्रोजेक्शन के रूप में प्लेन में लाया था तब ना 20 से काटा था, तो क्या ये मॉलिक्यूल प्लेन में है? बोलो, हाँ है। साइक्लिक कंपाउंड इज प्लानर। अरे प्लानर है तभी तो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है ये। बोलो, तो ये प्लानर है। अच्छा प्लानर है तो तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री डायरेक्ट चेक कर सकते हो। और क्या करो, 20 से काट दो, जरा काटो इसको, 20 से काटो, क्या इक्वल हाफ होगा? बिल्कुल होगा। तुम यहां रख दो मिरर, इसका इमेज ऐसा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा। इसका इक्वल हाफ हो गया तो ये लाइन कहलाएगी, इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव, और जब इनएक्टिव है तो इसका नाम क्या दे? डीएल मीसो एथो3ओ। कौन सा नाम दे? बोलो, हाँ मीसो, इसका नाम हो गया मीसो। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव। अच्छा इसको 20 से काटो जरा, तो क्या ये लाइन इस मॉलिक्यूल का इक्वल हाफ करेगी? यदि हम रखते मिरर, क्या इसका इमेज ऐसा होगा? नहीं होगा। सामने को एच के सामने क्लोरीन आ रहा है, इक्वल हाफ नहीं होगा। तो मतलब ये लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री एब्सेंस, या एक शब्द कहें एसिमेट्रिक। और जब एसिमेट्रिक तो मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव। फिर भी हमको शंका है कहीं हम गलत तो नहीं चल रहे हैं, तो हम उसको कंफर्म करने के लिए तुमको रास्ता दिए थे, उसका मिरर इमेज बनाओ और देखो सुपरइम्पोज करता है कि नहीं। इसका मिरर इमेज बनाते देखो, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। बोलो होगा ना? इस कंपाउंड का मिरर इमेज ऐसा होगा या नहीं? होगा। अब यूं उठाओ, उठा के इसके ऊपर ऐसे आराम से रख दो, यूं उठा के ऐसे रख दो आराम से। क्या ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगे? नहीं ढकेंगे। नॉन सुपरइम्पोज मतलब कंफर्म, दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। अब पोलारीमीटर बोलेगा इसमें से एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो है, जबकि आज करना इसका मिरर में सुपरइम्पोज कर जाएगा। हाँ, इसका मिरर इमेज उठा के इस पर रखो, सुपरइम्पोज कर जाएगा। और सुपरइम्पोज करके मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव और ये ऑप्टिकल एक्टिव। हाँ अब गिनो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हम दिखा चुके हैं सबको। हाँ, एक्टिव कितना हुआ? 2। कौन कौन सा एक्टिव? डी और एल, केवल 2 ही एक्टिव है। देखो आंसर आ गया 2। हाँ, इनएक्टिव 1, वो इनएक्टिव ये 1 है क्योंकि बगल में तो है। अरे वही कंपाउंड है, होमोमर है, आइडेंटिकल, सुपरइम्पोज कर गया ना तो 1 हो गया, जो मिलके 1 हो गया ना, सुपरइम्पोज, दे आइडेंटिकल, होमोमर, ये तो 1 है। हाँ, इनएक्टिव 1। बोलो, हाँ टोटल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर जवाब 3, 1 2 और ये 3, डी एल मीसो मिला के टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो गया 3। बोलो क्लियर? अच्छा रेसमिक मिक्सचर पूछता तो, रेसमिक मिक्सचर पूछता तो एक्टिव का आधा, तो एक्टिव कितना था? 2, मतलब रेसमिक मिक्सचर हो गया 1। बोलो क्लियर? अच्छा स्टीरियो आइसोमर, इस स्टीरियो में ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब जोड़ दो। हाँ बताओ जोड़ो, ऐसे नहीं जोड़ा करना, ऐसे नहीं, सामने देखो 1 2 3,
डी एल मीसो, ये दोनों एक है, यहाँ आइडेंटिकल होमोमर, तो टोटल स्टीरियो हो गया 3, कॉन्फ़िगरेशन भी 3, टोटली फिक्स है, कन्फॉर्मर 0, कॉन्फ़िगरेशन 3, स्टीरियो मिला के 3। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो देखो जहां ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों आते हैं, थोड़ा बना के मेहनत करके निकालना होगा, और जहां अलग अलग दिए तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो फॉर्मूले से फटाफट निकाल लो। बोलो, अब मतलब पेपर इजी बनाना होगा तो ऑप्टिकल अलग देगा, ज्योमेट्रिकल अलग देगा, लेकिन पेपर को टाइट करना होगा तो मिला देगा आपस में। बोलो समझ में आया ना? हाँ, एक और चेक कर ले। बस हम कुछ नहीं करेंगे, इसी में हम एक, जैसे यहाँ सी एस सी ए लगा था ना, तो यहाँ सी एच बी आर लगा देते हैं, बी आर मतलब एक क्लोरीन हटा के ब्रोमीन लगाते हैं, एक ठो बस। अब इसी में एक क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, ब्रोमीन। बस हमने, हाँ इस साइड क्या एच बी आर, हाँ यहाँ एच बी आर, सॉरी यहां लिखते हैं साफ साफ सी एच सी एल, और यहां लगा सी एच बी आर। पहले क्या था, सी एच सी एल था, सी एच सी एल था, लेकिन अब यहां सी एच के साथ बी आर है। बस थोड़ा सा चेंज किया, बताओ अब बताओ। हाँ ज्योमेट्रिकल, हाँ ज्योमेट्रिकल कितना आएगा? बोलो। हाँ 2 सही है। पहले पर तो सबको समझ में आ रहा है ना? सुन के मत बोलना, जहां ना समझ में हाथ खड़ा करो सीधा। ज्योमेट्रिकल 2 बनेगा, सिस और ट्रांस, इसका बोलो बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। अच्छा ऑप्टिकल एक्टिव, हाँ 4, क्योंकि जब हम यहां पर भी ब्रोमीन लगाएंगे तो ये भी को हाफ नहीं होगा, देखो ये भी को हाफ नहीं होगा, और जब ये भी को हाफ नहीं हुआ तो ये भी एसिमेट्रिक हो गया, तो इसका मिरर इमेज नॉन सुपरिम्पोज हो जाएगा। बोलो, अब ये उठा के इसके ऊपर रखेंगे, सुपरिम्पोज करेगा? अब नहीं, अब ये भी एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव, और ये तो पहले एक्टिव था ही था पहले से भी, तो 2 और 2 4, आंसर आएगा ऑप्टिकल एक्टिव 4। हाँ इनएक्टिव हो जाएगा 0। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा 4। हाँ रश्मिक मिक्सचर, आंसर होगा 2, एक्टिव आधा। स्टीरियो 4, कॉन्फिगरेशनल 4। अब कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है ना धीरे धीरे, तो वैसे लगाते जाओगे तो विश्वास और बढ़ता जाएगा। दुकान बढ़ा दिए पीट के, बस हो गया काम। जैसे आज बहुत बड़ा काम हो गया अभी, जो थक जाता आदमी ना तो दुकान अपनी बढ़ाता है ऐसे ही। जबकि इतना सुनने के बाद बैटरी और चार्ज होनी चाहिए कि नहीं, अब हमको कुछ मसाला मिल गया है, अब घर जाके इसको आजमाएंगे। काम मिल गया ना, कुछ काम करने को मिल गया, तो और चार्जिंग होना चाहिए। यहाँ तो डिस्चार्ज होता है, बस पीट पाट के बस काम हो गया। उल्टे नाव चल रही है। हाँ कल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रहेगा, कल संडे है ना? हाँ कल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और इसको हम उठाएंगे मंडे को, फिर मंडे को